नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह सर। हमेशा मैं आप सबको यही बोलता हूं कि एनसीईआरटी जो किताब है हमारे लिए एक ग्रंथ की तरह है। तो उसे करना बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, अगर आप चाहते हैं कि 2021 के पेपर में अच्छा मार्क्स लाएँ। तो आइए आज एक नए वीडियो यानी कि हम 5वें चैप्टर का वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, जो ट्रेंड्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। प्लेलिस्ट में आई थिंक आपने चारों वीडियो 4 चैप्टर के वीडियोज़ देख लिए होंगे और यह आज 5वां चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एनसीईआरटी बुक में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं और क्या-क्या चीज़ें हमें करना है, कौन-कौन से क्वेश्चन खास करके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहे हैं। आइए अब समय बर्बाद नहीं करते हैं और हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो 2021 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने जो अपना सैंपल पेपर रिलीज किया उसमें बहुत निराशा की बात है कि उस सैंपल पेपर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वेटेज बहुत ही कम रखा है। ठीक है, तो लेकिन आप नॉर्मली आप याद रखिएगा कि इस चैप्टर से वेटेज जो है 3 to 5 मार्क्स के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो चांस है इस पेपर से वो केस स्टडी का भी एक प्रश्न आने का। मुझे ऐसा लगता है कि केस स्टडी से भी एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। तो जैसे ही केस स्टडी का अगर एक प्रश्न भी इस चैप्टर से आ जाता है दैट मीन्स कि 4 नंबर का और एक आपके वेरी वेरी शॉर्ट आंसर में या ठीक है वेरी शॉर्ट आंसर में 2 मार्कर क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम मिलाकर कहें तो मेरे अकॉर्डिंगली 4 से 5 नंबर इस चैप्टर का वेटेज और सीबीएसई बोर्ड 2021 के पेपर में बनता है। तो आइए अब अगर मैं पूछूं कि इसमें टोटल कितने फॉर्मूले हैं तो टोटल फॉर्मूले का लिस्ट पहले हम एक बार यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला था कि nth टर्म जो था a प्लस एन माइनस 1d था और एक आपने पढ़ा होगा कि लास्ट टर्म जो होगा वो nth टर्म के बराबर होगा। तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा ए हो गया और थर्ड में एक फॉर्मूला था कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि लास्ट से nth टर्म को फाइंड करना फ्रॉम द एंड। और ये वेरी वेरी शॉर्ट आंसर में ऐसे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। वह था एल माइनस एन माइनस 1d। 3 तो पार्ट ए हो गया। चौथा पार्ट ए था सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला था तो n/2 और यहाँ पर था 2a और प्लस क्या था n माइनस 1d था। और पांचवा जो फॉर्मूला था Sn और यहाँ था n/2 और अंडर ब्रैकेट क्या था a प्लस एल था। तो 5 इन फॉर्मूले को अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखिएगा। बाकी कुछ और भी क्वेश्चन जैसे 2019 में 20 में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे एक एपी के 3 टर्म्स हैं जिनका सम ऐसा दे रखा है, जिनके स्क्वायर का सम ऐसा दे रखा है। तो अगर 3 टर्म्स का बात अगर किया जाए तो ए याद रखिएगा, यहाँ पर एक मैं सीक्वेंस लिख करके आपको दे दे रहा हूँ, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, तो 3 टर्म्स वाले के केस में ऐसा जरूर याद रखिएगा, पहला टर्म ए माइनस डी, दूसरा टर्म ए और तीसरा टर्म ए प्लस डी। इसी तरीके से 4 टर्म्स के सीक्वेंस यानी कि 3 और 4 टर्म्स के सीक्वेंस पे भी इस टाइप से मिलाकर के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। लेकिन यह जो पार्ट है वो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। दैट मीन्स कि एनसीईआरटी में बाहर से भी करने की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे लिस्ट ऑफ नंबर जिनमें जिनमें जो सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म जो हैं जिनका रिजल्ट कांस्टेंट होता है, वैसे लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कहते हैं। आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा, जैसे 2 4 6 8 10 एक क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। क्योंकि सक्सीडिंग से अगर हम प्रीसीडिंग को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट टर्म मिलता है। बाकी अब जो स्क्रीन पे आप सबको दिख रहे होंगे इन सब की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें जानना है कि कैसे लिस्ट ऑफ नंबर को कहते हैं। तो वहां पे मेनली आपको यही समझना है कि सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग को अगर हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट कांस्टेंट टर्म। जैसे अगर 2 4 6 8 और 10 हो इस तरीके से, तो 4 से 2 माइनस करोगे 2, 6 से 4 माइनस करोगे तो 2, ठीक है, 8 से 6 माइनस करोगे तो 2, 10 से 8 माइनस करोगे 2, तो सारे के सारे एक सेम एक फिक्स टर्म आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यह आप सबको पता होगा। तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं, एपी में कहते हैं। तो प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि कोई लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है और पूछा जाएगा कि वह लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है या नहीं है। तो वह आप कैसे बताएंगे, सक्सीडिंग से यानी कि अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करके आप बता सकते हैं कि हाँ लिस्ट ऑफ जो नंबर है वह क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा यहां से एक्सरसाइज पे आते हैं। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह में ऐसा कुछ देखने की जरूरत है। मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन 2 बहुत सिंपल है, एक बार ऐसी नॉर्मली नज़र मार करके देख लीजिएगा। बेकार का समय यहाँ पर बर्बाद करना है, इन सब चीज़ों के लिए टाइम अब हमें हमारे पास नहीं है, ठीक है? अब इसमें से केवल एक जो लास्ट पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4th है, इसका जो है 4th का 2-3 पार्ट ज़रूर कर लीजिएगा, एक 13th को, एक और 12th को, 12th कर लीजिएगा, ठीक है? ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यह आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि यह लिस्ट ऑफ नंबर जो है एपी का है कि नहीं है। अब इसमें बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है? जैसे पहला टर्म तो आपके पास √2 हो गया, जब √8 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 2 √2 के बराबर हो गया। तीसरा जो होगा 3 √2 होगा, चौथा जो होगा 4 √2 होगा। तो बच्चे इसको नहीं लिख पाते हैं, इस चीज़ को उनको लिखने में दिक्कत आती है, खास करके कुछ बच्चों की बात मैं कह रहा हूँ, सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को यहाँ एपी में है, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 √2 से अगर 2 √2 को माइनस करेंगे 1 √2 बचेगा, 2 √2 से 1 √2 को माइनस करेंगे तो 1 √2 होगा, यानी कि सीक्वेंस एपी में। तो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हैं वो एपी के हैं कि नहीं। यह केवल एनसीईआरटी का ट्रेंड है, ध्यान रखिएगा। बाहर से आपको देखने के लिए मेरे दूसरे वीडियोस को, प्रीवियस ईयर्स का सीरीज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पार्ट को भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपका इस चैप्टर पे कमांड हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला आपको खुद जानने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अब यहाँ तक हम लोग आ जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कह रहे कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर a + n - 1d का लगा लो आप। आपके पास a दे रखा है, आपके पास d दे रखा है और यहाँ पर n का मान पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर में। अब कह रहे कि विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। तो मान लिया भाई कि एपी का जो nth टर्म है, यानी कि an जो है वो -81 के बराबर। एक चीज मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जानने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर n जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या है, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग की संख्याएं जो होती हैं, गिनती की जो संख्याएं होती हैं, काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहते हैं। तो n कभी भी याद रखिएगा, अब फ्रैक्शन में नहीं होगा, n कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है? ये जरूर ध्यान है, n गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? ये सारी संख्याएं जो हैं वो नेचुरल नंबर है। तो कह रहे कि विच टर्म ऑफ द एपी, तो मान लिया भाई कि इस एपी का जो nth टर्म है, यानी कि an जो है -81 के बराबर है। तो आप सबको अच्छे से पता है कि a + n - 1d जो है -81 के बराबर है। यहाँ पर a का मान रखिए और d का मान रखिए और n निकाल करके चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर n 35 आ रहा है, तो समझ में आ गया कि इसके 35वें नंबर पे जो होगा वो -81 होगा, तो हाँ इसका टर्म है। अब इसी में पूछ रहा है कि क्या 0 इसका कोई टर्म होगा, तो फिर मान लेंगे कि भाई मान लिया कि an जो है 0 के बराबर है, तो यहाँ पर n देख लो 8वें, यानी कि 8वें टर्म पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो थोड़ा सा लॉजिक को समझने की कोशिश आप करेंगे। एग्जाम्पल 5th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करे कि एपी डिटरमाइन कीजिए जिसका थर्ड टर्म 5 है। तो थर्ड टर्म मतलब कि A3 आपका 5 है, और किसी भी एपी के अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे तो पहला टर्म हमेशा a होता है, दूसरा टर्म a + d होता है, तीसरा टर्म a + 2d होता है, चौथा टर्म a + 3d होता है, पांचवा मतलब 5 से 1 a + 4d होगा। अगर 10वां पूछूं तो a + 10 से 1 यानी कि a + 9d होगा। तो तीसरा टर्म 5 है, यानी कि a + 2d 5 के बराबर है। और यहाँ पर कह रहा है कि ठीक है, और सातवां टर्म 9 है, यानी कि a प्लस जो है 6d जो है यहाँ पे 9 के बराबर है। दोनों को सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन से, ठीक है, आप a और d के मान निकाल लेंगे और उसके बाद फिर आप एपी निकाल लीजिएगा। तो एपी का सीक्वेंस आप सबको पता ही कि a + d a + 2d, वही एपी का क्या होगा? आपका सीक्वेंस होगा, जहां पर a आपका पहला टर्म है और d जो है दैट इज योर कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल 6 भी कर लीजिएगा, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरीके के बनते हैं कि कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो 2 डिजिट की जो पहली संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, वह क्या है? आपके पास 12 है, याद रखिएगा 12। 12 के बाद फिर क्या हो गया? 15, 15 के बाद फिर क्या हो गया? 18, और उसके बाद जो हो गया 99। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा भाई कि यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर लास्ट टर्म आपके पास 99 के बराबर है, यानी कि an जो होगा 99 के बराबर होगा। मैंने फॉर्मूला लिखा था कि किसी भी एपी में जो nth टर्म है वो लास्ट टर्म के बराबर होगा, यानी कि a + n - 1d जो है वो 99 के बराबर हो गया। a और d का मान यहाँ पे आप रखेंगे और आराम से n का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, कि n यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो 32 डिजिट के नंबर्स हैं जो क्या है? 3 से डिविजिबल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक एपी के 11th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है।
तो उसका फॉर्मूला बता दिया था कि L माइनस एन माइनस 1D का अगर हम प्रयोग करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास वेरी वेरी शॉर्ट आंसर में, ठीक है, इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि अ सम ऑफ रुपीज 800। देखिए, अब एपी में ऐसा कहा जा रहा है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम हट चुके हैं, लेकिन मेरा अभी मानना है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम हटे ही नहीं। अब जब केस स्टडी आ गया है ना, तो एपी में एक बात याद रखिएगा, सिचुएशनल प्रॉब्लम को ही केस स्टडी में बना करके आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, केस स्टडी में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन जितने भी सिचुएशनल प्रॉब्लम एपी के हैं, उनको केस स्टडी के तौर पे जरूर एक बार आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे पेपर में अगर आ जाता है तो आपको समस्या कोई नहीं हो। अब यहाँ पे सम ऑफ रुपीज 1000 है, 8 है और पर ईयर है। तो ठीक है, तो इंटरेस्ट जो होता है दैट इक्वल्स टू, आप सबको पता है कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है, 100 होता है। तो प्रिंसिपल आपका एट द एंड ऑफ द 1 ईयर में प्रिंसिपल 1000 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, और पहले साल मैंने एक साल में यहाँ पे ईयर 1 लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में 2 लेंगे, थर्ड ईयर में। इस तरीके से 80, 160 और 240 जो है बच्चों, वो आपका एपी बन जाएगा। अब एपी जब बन गया तो पहला टर्म आपका निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, और एट द एंड ऑफ द 38th ईयर पूछ रहा है, यानी कि A30 पूछ रहा है, यानी कि A प्लस 29D। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, लेकिन सिचुएशनल प्रॉब्लम जो हटे तो उससे मुझे लगा कि पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अब केस स्टडी के कारण मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे प्रश्नों को भी जरूर तैयार कर लेंगे, प्लीज इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 10 भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। अब इसमें हम लोग आते हैं सीधे यहाँ से लेकर के, और आप इस सारे के सारे क्वेश्चन एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेरी वेरी शॉर्ट आंसर में और वेरी शॉर्ट आंसर में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं बता दूं, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। दो एपी है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, nth टर्म निकाल लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करके क्या करेंगे, n की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 17, 18, 19, 20 आपको छोड़ना नहीं है। अब हम आते हैं सम वाले में। सम वाले में केवल दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2, और यहाँ पर मेरे बच्चों 2a प्लस क्या होता है, n-1d, और अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो Sn इक्वल्स टू n/2, और ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस l के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो जी, अब फॉर्मूले के कोई डेरिवेशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन कभी भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22, एज 22 निकालना है, और यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं गिवन है, यानी कि यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, n/2, और 2a प्लस क्या करेंगे, n-1d का फॉर्मूला हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 12 भी जरूर देख लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स मर्ज दैट सो दैट देयर सम इज 78, यानी कि यहाँ पर Sn का वैल्यू दे रखा है 78। अब यह एक तरह से आपका द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, फिर यहाँ पर n का मान हम निकालते हैं, और यहाँ पे दोनों आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट आएंगे, इसके दो पार्ट आते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 14 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं आप सबके लिए रखूंगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ए बहुत जरूरी चीज है, ध्यान देना है। अगर आपके पास किसी भी एपी का जो मानक रूप है, यानी कि जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो अगर एन के टर्म में दे रखा हो, तब तो बड़ा आसान है, A1, A2, A3 आप निकाल लेंगे तो आपके पास एपी मिल जाएगा, फिर उसके बाद जो भी काम करना हो बड़े प्यार से आप कर लेंगे। लेकिन वही अगर एन के जगह पर Sn दे रखा हो, तब आप S1, S2, S3, S4 पुट करके मत निकालिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस केस में बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास Sn गिवन हो तो An निकालने का फॉर्मूला है Sn माइनस Sn-1। मैं अभी बताऊंगा, एक प्रश्न है, और यह आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करीब करीब हर बार अगर मैं बोलूं तो कम से कम 8 से 10 बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में Sn वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। Sn दे रखा है और वहां पे हमें An निकालना है या AP निकालना है, बहुत सारे उसमें प्रश्न हो सकते हैं जुड़े हुए, तो वहां पर An निकालने के लिए Sn-1 का हम यूज करेंगे, ठीक है। ये भी आपके सिचुएशनल यानी कि प्रॉब्लम ऐसे तो हटा हुआ है, लेकिन आप केस स्टडी के तौर पे आपको इस प्रश्न को भी देखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, थर्ड एक बार देख लीजिएगा, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
और यहाँ से तो ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा मैं। उसके बाद एक प्रश्न जो यहाँ पर आ गया, इसको तो मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहूँगा। फिर बाकी 3 को भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। उसके बाद सारे ए वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सिचुएशनल प्रॉब्लम हो जाते हैं, जो मेरा ऐसा मानना है कि पहले तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि सिंस आपके केस स्टडी आ गए हैं तो इसी को मिला जुला करके केस स्टडी में, जैसे पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन केस स्टडी में आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग एक चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए बच्चों, यहाँ पर एसएन का मान जो है 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। तो हमें अगर एन निकालना हो तो क्या करेंगे, एस एन माइनस एस एन माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। तो देखो एस एन माइनस 1 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 4 और एन जहाँ पर है वहाँ पर एन रख देंगे, तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 4n माइनस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n। अब यहाँ पे जब निकालोगे तो 4n माइनस 4 और माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 और ए प्लस 2n आ जाएगा। अब इसको करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो माइनस एन स्क्वायर और ए 6n और ए माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। ए आ गया किसका वैल्यू, एन माइनस 1 का। अब इससे क्या करोगे, इससे इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा, जो जनरल टर्म आता है, वो क्या आ जाएगा, आपका ए एन का आ जाएगा। अब ए एन का आ गया तो पूछता है कि इसका 20वां टर्म क्या होगा, तो ए 20 निकाल लो। पूछता है कि 15 टर्म क्या होगा, तो ए 15 निकाल लीजिए, यानी कि ए 20 ए प्लस 19 से ए 15 ए प्लस 14 से निकल जाएगा। अगर पूछता है कि एपी निकालो तो ए 1 ए 2 ए 3 निकाल करके शुरू के 3 टर्म निकाल लीजिए, आपका एपी निकल जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए बनता है। तो मैंने कहा कि जो इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है वो सिचुएशनल प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके ध्यान से। और 5.4 का 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा। कह रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, कह रहे कि इस एपी में अगर हम चलते जाए तो पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो भाई जो भी होगा, मान लिया कि एपी का जो nth टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। क्या बोला कि जो nth टर्म है वो पहला नेगेटिव टर्म है, ठीक है ना। nth टर्म को हमने क्या बोला, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमने बोल दिया, ध्यान दीजिएगा। तो nth टर्म जो पहला नेगेटिव टर्म है, तो ठीक है, तो वो an जो होगा वो लेसर देन 0 होगा, यानी कि a प्लस क्या होगा, n माइनस 1d जो होगा वो लेसर देन 0 होगा। इस तरीके से n का मान निकाल लो, और n का मान निकालोगे तो आपका AP आपका n आ जाएगा, यानी कि उतने नंबर का जो टर्म आ रहा है वो आपका क्या होगा, पहला नेगेटिव टर्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बाकी मेरे आप प्रीवियस ईयर्स की सीरीज को और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज को देखिएगा, तो वहाँ पे मैं सारा इस टाइप के जो टफ क्वेश्चन हैं, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, वो करवाता हुआ आप सबको मिलूंगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों सीरीज को आप पैरेलल देखते रहिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखा आपने एपी में टोटल फॉर्मूले कितने हैं, एपी का सीक्वेंस क्या बनता है, और कौन कौन से एनसीईआरटी के प्रश्न हैं जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट 2021 बोर्ड के पेपर के लिए बन सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे थे मैथ्स पढ़ो चैनल, और मैं हूं आपका एडुकेटर बीके सिंह। इस तरीके से चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, इसको प्रमोट जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, शेयर प्लीज प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करिए, ताकि आपके कारण और बच्चों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो अपने स्कूल का ग्रुप है, आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, सारे ग्रुप में क्या करो, मैथ्स पढ़ो चैनल का पूरा लिंक ही शेयर करो, और प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देखो। जहां जहां न्यू लिखा हुआ है दैट मीन्स के 2021 बोर्ड के पेपर के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, कम से कम 100 वीडियो अभी तक डल चुके हैं। उन सारे वीडियो को देखिए आराम से बैठ करके, और अपना टाइम निकालिए, देखिए, तभी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।